नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक पढ़ रहे हैं। आधुनिक काव्य सोपान की कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है उसे पढ़ रहे हैं। उन्हीं कविताओं में एक कविता शामिल है नौका विहार। नौका विहार कविता का एक अंश हमने कल पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज हम उससे आगे का अंश पढ़ेंगे। मैं पहले कविता का कुछ अंश पढ़ रहा हूँ, उसके बाद उसकी व्याख्या करता हुआ जा रहा हूँ कि काला कांकर के राजा के निमंत्रण पर सुमित्रानंदन पंत काला कांकर जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में जो गंगा नदी है उसमें नौका विहार करते हैं। रात्रि का समय है, चांदनी खिली हुई है और वहाँ पर ग्रीष्म के कारण गंगा कुछ संकरी हो गई, पतली हो गई गंगा की धारा। उसी का वर्णन कवि यहाँ कर रहे कि दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। अति दूर क्षितिज पर विटपमाल लगती भ्रू रेखा सी अराल। अपलक नभ नील नयन विशाल माँ के उर पर शिशुसा समीप। सोया धारा में एक द्वीप और मिल प्रवाह को कर प्रतीप। वह कौन विहग क्या विकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोक। छाया की को विलोक पतवार घुमा अब प्रतनोभार नौका घूमी विपरीत धार। कुछ शब्दों के अर्थ में पहले यहाँ बता देता हूँ जो मुख्य से लग रहे हैं कि दो बाहों में दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर। कृश कहते हैं सूखा हुआ, दुबला। आलिंगन करने को अधीर अति दूर क्षितिज पर विटपमाल। विटपमाल कहते हैं वृक्षों की माला। लगती भ्रू रेखा सी अराल। अराल कहते हैं टेढ़ी या वक्र। आगे है अपलक बिना पलक झपकाए लगातार। उर कहते हैं हृदय को। उर्मिल कहते हैं लहरें। प्रतीप कहते हैं उल्टा। विहग कहते हैं पक्षी को। विकल व्याकुल। कोक एक पक्षी विशेष। कोकी कोक की प्रिया। और प्रतनु कहते हैं महीन। सुमित्रानंदन पंत अपनी इस कविता नौका विहार में नदी के किनारों, क्षितिज के पास पेड़ों की श्रृंखला, नदी के बीच स्थित द्वीप और आकाश में उड़ते कोक पक्षी का वर्णन कर रहे हैं। कवि पंत नौका विहार करते समय देखे गए विभिन्न दृश्यों का वर्णन कर रहा है कि नदी के दोनों किनारे इसकी दो बाहों के समान है। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। नदी के दोनों किनारे इसकी दो बाहों के समान है। इन दोनों दूर दूर किनारों के बीच नदी की दुबली पतली कोमल धारा शरीर के समान प्रवाहमान है। इस तरह दोनों किनारे रूपी बाहें नदी की कोमल कृश शरीर की बाहों में भरने के लिए अधीर हो रहे हैं और अपना धैर्य खो रहे हैं। अति दूर क्षितिज पर विटपमाल लगती भ्रू रेखा सी अराल। अपलक नबनील नयन विशाल। माँ के उर पर शिशुसा समीप। सोया धारा में एक दीप और मिल प्रवाह को कर प्रदीप। अचानक कवि की दृष्टि धरती आसमान जहाँ मिलकर एक होते हैं उस क्षितिज पर पड़ती है जो अत्यधिक दूर है। कवि देखता है कि क्षितिज के पास अनेक लंबे लंबे वृक्ष माला बनाकर खड़े हैं। ये वृक्षों की माला व्यक्ति की तिरछी भौहों के समान शोभायमान हो रही है। ये वृक्ष बिना पलक झपकाए नीले आकाश को विशाल नेत्रों से देख रहे हैं। नदी की धारा के बीच में एक द्वीप है जो माँ की गोद में सोए शिशु के समान नदी रूपी माँ की गोद में सोया हुआ है। वह नदी की धारा की दिशा में ही बह रही लहरों के प्रवाह को अवरोधक बनकर उल्टी कर रहा है। लहरों को पुनः लौटा रहा है। वह कौन विहग क्या विकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोक। छाया की को विलोक पतवार घुमा अब प्रतन उभार नौका घूमी विपरीत था। इसी बीच अचानक कवि की दृष्टि आकाश में उड़ते पक्षी पर पड़ती है। वह मन ही मन प्रश्न करने लगता है कि वह कौन पक्षी उड़ा जा रहा है। शायद व्याकुल होकर या अपनी प्रिया के विरह में बेचैन होकर ये उड़ रहा है, जिससे कि अपनी प्रिया की खोज कर सके और अपने विरह रूपी शोक को दूर कर सके।
ये कोकी कहीं दिखाई नहीं देती, पर शायद अपनी छाया ऐसी कोकी का आभास करवा रही हैं और उसी को देखकर ये उड़े जा रहा है। इस तरह आगे जाने की इच्छा न होने या अत्यधिक दूर आ जाने के कारण पंत जी ने अपनी पतवार को थोड़ा सा घुमाया और नौका धारा की विपरीत दिशा में पुनः चलने लगी। आगे कवि कहते हैं कि डांडों के चल करतल पसार भर भर मुक्ताफल फैन इस पार बिखराती जल में तार तार चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल रेखाओं सी खिंच तरल सरल लहरों की लतिकाओं में खिल सोसों ससी सोसो उड़ू झिलमिल फैले फूले झल में फैनिल अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले सहज था हम बड़े घाट को सहोत्साह ज्यों ज्यों लगती है नाव पार में आलोकित सत विचार। नौका विहार करके घाट की ओर लौट रहे कवि की नाव के घर्षण से उत्पन्न बुदबुदों भरी लहरों के सौंदर्य का अंकन यहाँ कवि कह रहा है। करतल कहते हैं हथेली को, मुक्ताफल कहते हैं मोती के समान फल, फैन निस्फार कहते हैं पानी में अत्यधिक बुदबुदे, रलमल रेलमपेल रश्मियाँ कहते हैं किरणें, शशि चंद्रमा, उड़ू कहते हैं तारे, फैनिल बुदबुदे जिसे हम बुलबुले कहते हैं, उथला छिछला कम पानी, लग्गी कहते हैं नाव को, था कहते हैं नापना हद गहराई, आलोकित मतलब देखना या प्रकाशित होना। डांडों के चल कर तल पसार भर भर मुक्ताफल फैन इस पार फार बिखराती जल में तार हार चांदों की सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल रेखाओं से खिंच तरल सरल। नौका विहार करके घाट की ओर बढ़ रही पंत की नाव के घर्षण से उत्पन्न बुलबुलों के सौंदर्य का चित्रण करता कवि कह रहा है कि हमारी नाव डांडों के चंचल हाथ पांवों को खोलकर जब चलने लगी तो नदी की विपरीत धारा में चलने के कारण पानी से नाव का संघर्ष होने लगा। ऐसी स्थिति में नाव व पानी के संघर्ष से पानी में मोतियों के समान चमकते हुए बहुत से पानी के बुदबुदे उत्पन्न होने लगे और ये बुलबुले जल में बिखर बिखर कर माला के समान हार के समान चमकीले तारों से लगने लगे। लहरों की लतिकाओं में खिल सोसो ससी सोसो उड़ू झिलमिल फैले फूले जल में फैनिल अब उथला सरिता का प्रवाह लग्घी से ले सहज था हम बड़े घाट को सहोत्साह ज्यों ज्यों लगती है नाव पार और में आलोकित सत विचार। नाव के पीछे पीछे बनने वाले बुदबुदों की मालाएं रश्मियों ऐसे नाचने लगी मानो चांदी के सांप बनाकर पानी में छोड़ दिए जाने पर वे तरल रेखाएं खींचते हुए भाग रहे हैं। नाव की टक्कर से उठने वाली लहरों को लताओं का रूप देते हुए कवि कह रहा है कि लहरों रूपी लतिकाओं में खिलकर सौ चंद्रमा सौ तारे ऐसे झिलमिला रहे हैं जैसे पानी में चारों तरफ बुदबुदे फूले हुए फैले। धीरे धीरे नाव अब गहरे पानी से छिछले पानी की तरफ पानी की गहराई की था लेते हुए बढ़ने लगी। पंत कह रहे हैं कि ऐसे हम नौका विहार करके उत्साह सहित घाट की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे नाव घाट के पार लगती जाती पानी कम होता जाता और हृदय में सैकड़ों विचार प्रकाशमान होने लगते। आगे कवि लिखते हैं कि इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास शाश्वत राशि का ये रजत हास शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कर्णधार चीर जन्म मरण के आर पार शाश्वत जीवन नौका विहार मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का ये शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमर दान। नौका विहार करके लौट रहे कवि के मन में उठने वाले दार्शनिक विचारों को कवि ने यहाँ उकेरा है। इस धारा के समान ही जगत जीवन का क्रम है जो निरंतर चलता रहता है। कवि पंत कहते हैं कि इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास शाश्वत शशि का ये रजत हास शाश्वत लघु लहरों का विलास। कि जैसे जैसे नाव पार करने लगी वैसे वैसे मेरे मन में सैकड़ों विचार उठने, जैसे इस धारा के समान ही समस्त जगत का क्रम है। जिस प्रकार नदी की धारा का उद्गम होता है फिर वह स्थायी गति
करती हुई सागर की तरफ बढ़ने लगती हैं और अंत में उस धारा का संगम सागर में हो जाता है। इस तरह पानी पानी में मिलकर एकात्म हो जाता है। उसी प्रकार ये जगत भी है। इस जगत में पहले जीव का उद्गम होता है, फिर मंथर मंथर गति से वह जीवन यात्रा को पूर्ण करता है और अंत में स्थायी रूप से ब्रह्म के उसका संगम हो जाता है। ये धारा सा जगत का क्रम चलता ही रहता है। और कवि आगे कहता है कि दूसरा विचार ये उठने लगता है कि नीले आकाश का विकास भी शाश्वत सत्य है, क्योंकि वह कभी भी कम नहीं हो सकता। आकाश में चमकने वाले चंद्रमा का चांदी के समान मुस्कुराते हुए चांदनी बिखेरना भी एकदम शाश्वत और सत्य है। पुनः कवि नदी की धारा पर विचार कर रहा है कि इस नदी की धारा में उठने वाली छोटी छोटी लहरों का विलास क्रीड़ा करते हुए पुनः जल में विलीन हो जाना ही शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार चिर जन्म मरण के आर पार शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का ये शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमरत्व दान। कवि कह रहे हैं कि ये जीवन का निर्माण करके इसे संचारित करने वाले परम पिता परमेश्वर, आप ही प्रत्येक जीव को जन्म देते हो एवं मृत्यु पश्चात सदैव उसके साथ रहते हो, अर्थात जीवात्मा कभी आपके साए से पृथक नहीं होती। अतः प्रभु, आज का मेरा नौका विहार करना सार्थक रहा। नौका विहार से पहले मैं सांसारिकता में लिप्त रहने के कारण स्वयं का क्या अस्तित्व है इस ज्ञान से भी वंचित ही रहा था, किंतु अब मैंने ये जान लिया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक पृथक अस्तित्व होना अति आवश्यक है। इस अस्तित्व ज्ञान के बाद ये ज्ञान गंगा मुझे मेरी आत्मा की अमरता का दान करवा रही है। मैं अमरत्व को प्राप्त हो रहा हूँ, अतः मेरा नौका विहार सार्थक हुआ। इस पूरी कविता का सारांश है कि इस धारा के समान ही जगत का उद्भव, विकास एवं परम सत्ता में समागम शाश्वत है। आकाश व चंद्रमा शाश्वत रहना स्वयं सिद्ध है। अस्तित्व ज्ञान का उपदेश देकर कवि ने आत्मा की अमरता में विश्वास जगाया है। पूरी कविता दार्शनिक रहस्यवाद से प्रभावित है। इस कविता में अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। यहीं आकर ये कविता समाप्त होती है। नौका विहार। धन्यवाद।